हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका एमएचवर्स की ऑनलाइन क्लास में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किसी रासायनिक समीकरण को लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से बनाया जाता है। और यहाँ जिस समीकरण की हम बात करेंगे वह आयनिक समीकरण या आयनिक अभिक्रियाओं के लिए बनाया गया समीकरण होगा। इसके अतिरिक्त कार्बनिक अभिक्रियाओं के लिए भी समीकरण बनाए जाते हैं, जिनके बारे में आपको 11वीं व 12वीं कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ हम केवल आयनिक समीकरण को बनाना सीखेंगे। तो आयनिक समीकरणों को बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, या वही चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि 1 से लेकर 20 तक तत्व क्रमांक से आपको याद होने चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको संयोजकताएं याद होनी चाहिए, या हमें संयोजकताएं बनानी आनी चाहिए। तो हम इस वीडियो में कुछ तत्वों की 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की जो है संयोजकता निकालना सीखेंगे, तथा साथ ही उनसे हम तत्व यौगिक निर्माण करना भी सीखेंगे। और उसके बाद हम समीकरण बनाना सीखेंगे, और फिर उन्हें जो है हमारे जो चैप्टर चल रहा है, छठा चैप्टर, उनके उदाहरण भी बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं परमाणु की संरचना से। तो परमाणु की संरचना में केंद्रीय भाग को हम नाभिक कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इस नाभिक के चारों तरफ वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम कोश या कक्षा कहते हैं। ध्यान रखिए, इसे हम कोश या कक्षा कहते हैं, जबकि इसे हम नाभिक कहते हैं। ये जो कोश है वह हमारे संयोजकता निकालने में काम आता है। तो कोशों में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। कक्षा 9th में हमने पढ़ा है कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने परमाणु के बारे में अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो रदरफोर्ड ने यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, लेकिन उनका सिद्धांत बोर और बरी के द्वारा खारिज किया गया था। और उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग ऊर्जाओं वाले या अलग अलग त्रिज्याओं वाले वर्ताकार रास्तों में या कोशों में चक्कर लगाते हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निश्चित होती है, जो कि हमारे काम आएगा। तो देखिए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो हमें यहाँ ये पता करना है कि किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है 2n²। यहाँ जो ये n है वह कोश की संख्या होती है। अगर आप कोश की संख्या या उसका क्रमांक लिख दें तो आपको किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है पता चल जाएंगे। लेकिन यह जो सूत्र है वह एसपीडीएफ से निकाले गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ज्यादा सही है, बजाय अष्टक नियम के। हम यहाँ अष्टक नियम की सहायता लेंगे तो यह थोड़ा विचलन प्रदर्शित करेगा, लेकिन फिर भी आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यदि हमें पहले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो अगर हम यहाँ पर मान रखते हैं पहला कोश, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी। पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर होगा 1, और उसको 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 2। अर्थात पहले कोश में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, फिर दूसरे कोश के लिए निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 4, और अगर इसको 2 से गुणा करें तो ये 8 आ जाएगा। अर्थात दूसरे कोश में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से हम जो है विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमें संयोजकता निकालने में सहायता करेगा। अगर हम तीसरे कोश की बात करें तो देखिए, यह आ जाएगा हमारे 18। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारे अष्टक नियम का विचलन है।
क्योंकि हम यहाँ अष्टक नियम से संयोजकता निकालना सीखेंगे। तो इस सूत्र से हमें पता चलता है कि पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 8 आते हैं, लेकिन अष्टक नियम के अनुसार हम मानते हैं कि तीसरे कोष में भी 8 ही होते हैं। इसी से हम संयोजकता निकालना सीखेंगे। तो देखिए अष्टक नियम क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि किसी परमाणु में 2 चीजें होती हैं, नाभिक और कोश। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तथा कोश में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो देखिए हमारे इस अध्याय में नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन व प्रोटॉन बहुत कम काम में आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक काम में आते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके क्रमांक को भी व्यक्त करती है, अर्थात परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक को व्यक्त करती है। या हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है तो हम परमाणु का क्रमांक बता सकते हैं, लेकिन हमें सामान्य तौर पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता नहीं होती है। तो हम इसका उल्टा करेंगे, हम परमाणुओं को उनके क्रमांक के आधार पर याद करेंगे, जिससे हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता निकालने में प्रयोग करेंगे। तो आगे देखिए, हमें पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। यदि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, जो कि ये जो ट्रिक लिखी हुई है उसके माध्यम से मैं अभी याद करवाऊंगा, जो ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो देखिए ये कहाँ काम में आएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हमें पता होगी वह कैसे और कहाँ काम में आएगी। तो आगे देखते हैं हम। ये परमाणु की संरचना आपको समझ में आ गई होगी, तो इसे हम मिटा देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हमने बात की कि परमाणु में जो कोश होते हैं वो निश्चित होते हैं, या कोशों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो निश्चित होती है। कोशों की संख्या अनिश्चित हो सकती है, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अष्टक नियम की, कि अष्टक नियम क्या है। अष्टक नियम के अनुसार कोई भी तत्व तब प्रकृति में रह सकता है जब उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण हो। तो कोई भी तत्व यदि प्रकृति में रहना चाहता है तो उसे अष्टक नियम पूर्ण करना पड़ेगा। तो अष्टक नियम क्या कहता है कि किसी परमाणु का यदि बाह्यतम कोश पहला है, किसी परमाणु का बाह्यतम कोश यदि पहला है तो उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वह प्रकृति में रह सकता है। यदि उसका बाह्यतम कोश 2 है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि उसका बाह्यतम कोश तीसरा है तो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने चाहिए। यदि यह पूर्ण होगा तो ही परमाणु प्रकृति में रह सकता है। तो यह हमारा अष्टक नियम था कि अगर किसी परमाणु को प्रकृति में रहना है तो उसे अपना अष्टक नियम पूर्ण करना पड़ेगा, अर्थात उसको पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने पड़ेंगे। जब हमने परमाणु संरचना देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि उसमें कोषों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम उन कोषों में इलेक्ट्रॉन जो है अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण करना देखेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी परमाणु के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके लिए हमें
परमाणुओं को क्रम से याद करना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, पहले हम 1 से लेकर 20 तक के तत्वों को याद करने के लिए देखते हैं। यहाँ 1 से लेकर 10 तक के तत्व लिखे हुए हैं, जो कि क्रमांक के अनुसार कुछ इस प्रकार से हैं: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इसको याद करने की ट्रिक है हाय, हेलो, लिसन, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। इसको किस प्रकार से याद किया जाएगा? आपको पहले यह ट्रिक एक सेंटेंस में याद करनी है, जैसे हाय, हेलो, लिसन, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। इसको बार बार दोहराना है, क्योंकि यदि यह आपको याद हो जाती है तो आप आसानी से जो है तत्वों को याद कर सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक के तत्वों को। तो एक बार और देखिए, हाय, हेलो, लिसन, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो देखिए, यहाँ जो हाय लिखा हुआ है उससे तात्पर्य है हाइड्रोजन से, जो हेलो लिखा हुआ है उसमें जो है उससे तात्पर्य है हीलियम से। फिर लिसन में जो ली है उससे आपको याद हो जाएगा कि लिथियम के लिए है। फिर बीबीसी जो लिखा हुआ है उसमें प्रथम बी बेरिलियम के लिए, सेकंड बी बोरोन के लिए और सी कार्बन के लिए है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। इसको लिख लिख के 1-2 बार याद कर लीजिए, ये आपको याद हो जाएगा। न्यूज में जो न है वो नाइट्रोजन के लिए, ऑन ऑक्सीजन के लिए, ओ फ्लोरीन फ से, और नाइट से जो न आ रहा है उससे नियोन। हमें यह नाम याद होने चाहिए। इससे ज्यादा जरूरी है कि हमें इनके प्रतीक जो है सही तरीके से याद होने चाहिए। तो देखिए, हाइड्रोजन का जो प्रतीक है वो होता है H, हीलियम का प्रतीक होता है He। ये दोनों प्रतीक भिन्न हो सके इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद He लिखा जाता है, लिथियम में Li लिखा जाता है, बेरिलियम में Be लिखा जाता है और बोरोन में B लिखा जाता है। कार्बन C से प्रारंभ होगा, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन का प्रतीक होगा O, फ्लोरीन का प्रतीक होगा F और नियोन का प्रतीक होगा Ne। तो इस तरह से हम 1 से लेकर 10 तक के तत्वों को याद कर सकते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, हाय, हेलो, लिसन, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो आप इससे 1 से लेकर 10 तक के तत्व याद कर सकते हैं। यदि आपने इन तत्वों को, और ये ध्यान रखिए आपको यह तत्व क्रम से ही याद होने चाहिए, जिस प्रकार से ये क्रम है इनका उसी के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी, जो कि हमारे अगले टॉपिक के लिए जो है बहुत जरूरी है। तो देखिए, जैसे मान लो कि कार्बन का आपको क्रमांक याद है कि वह 6ठे क्रमांक पे आता है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक यदि 6 है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6 होगी, जिसको हम अष्टक नियम के अनुसार भरेंगे। तो इस तरह से यदि आपको याद होता है कि कौन सा परमाणु किस क्रमांक पे आता है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उसकी याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हम 1 से लेकर 10 तक हमने देख लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं 11 से लेकर 20 तक के तत्व। तो देखिए, 11वां तत्व है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये 11 से लेकर 20 तक के तत्व हैं। इन्हें भी हम जो है ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए, ना मांगो अल्लाह से, इस तरह से याद की जा सकती है, ना मांगो अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। ये जो है क्रम इसी क्रम में होना चाहिए। कहीं आप पेप्सी के बाद कोला कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो एक बार और देख लीजिए, ना मांगो अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। एक बार और देख लीजिए, ना मांगो अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। तो इस ट्रिक के माध्यम से जैसे हमने इसके पहले अक्षरों को प्रयोग किया था, वैसे ही इनके पहले अक्षर परमाणु के प्रतीक या फिर उनके नाम को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये सोडियम है, लेकिन इसका प्रतीक होता है Na, जिसको हम ना कहेंगे, तो ना से हो जाएगा Na, सोडियम। मैग्नीशियम में मा आ रहा है तो उसका मतलब हो जाएगा Mg, मा या म से Mg, मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम, यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है तो अ और ल, अगर यहाँ पर एक और एल आ जाता तो वह
आल हो जाता तो उससे मिलता जुलता है ये अल्लाह। उसके बाद सिलिकॉन, तो इसका पहला जो अक्षर है वो सी है, तो ये से याद किया जा सकता है। फिर पेप्सी, तो उसमें पारा है, वो फास्फोरस से जो मैच खाता है, तो हम इससे याद कर सकते हैं। सोडा में सा आता है जो कि सल्फर से मैच खाता है। फिर कोला में क आता है जो कि क्लोरीन के क से मैच खाता है। और वैसे भी ये AR और से मिलता है, और दोनों का मैच खाता है। फिर काजू, तो देखिए यहाँ इसका नाम पोटेशियम है, लेकिन हम इसका सिंबल जो है के लिखते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर काजू कहा है इसको। फिर अगला है कतली, तो उसमें क्यारा है, और यहाँ पर भी क, और इसका सिंबल होगा Ca। तो इसमें फटाफट से हम जो है इसके सिंबल भी देख लेते हैं। सोडियम का सिंबल होगा Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो हमें केवल प्रतीक लिखने हैं, नाम नहीं लिखना है। इस कारण से हमें प्रतीक जो है इनके सटीक और सही क्रम के साथ याद होने चाहिए। तो जैसे हमें अगर मान लो कि फास्फोरस पता है कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे, तो हमें यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल सकती है। जैसे परमाणु क्रमांक अगर इसका 15 है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 15 ही होगी। तो इस तरह से हम जो है इनके क्रमांक अगर याद कर लेते हैं तो हमें उनके साथ ही जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी याद हो सकती है। अब आपकी सहायता के लिए हम जो है इनके क्रमांक व सिंबल रहने देते हैं, लेकिन इनके नाम जो है मिटा देते हैं, ताकि जो है ज्यादा जगह मिल जाए। और इस ट्रिक को भी आप जो है पढ़ते रहिए, ताकि जो है हो सकता है शायद आपको जो है ये याद हो जाए। तो हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि अष्टक नियम के अनुसार किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में यदि वह पहला है तो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि वह दूसरा कोश है, अगर किसी परमाणु का बाह्यतम कोश दूसरा है तो उसमें 8 पूरे होने चाहिए, और यदि किसी परमाणु का बाह्यतम कोश तीसरा है तो उसमें भी 8 पूरे होने चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे संयोजकता निकालने की, तो उससे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तात्पर्य है कि किसी परमाणु का जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम अष्टक नियम के अनुसार जमाएं, तो उनको जमाने से जो क्रम प्राप्त होता है हम उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, जो कि कितने नंबर पे आता है, 8वें नंबर पर। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी। तो हम इसे जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें अष्टक नियम के अनुसार जमाते हैं। हमारा अष्टक नियम था कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे में 8 होने चाहिए, और तीसरे में भी 8 होने चाहिए। तो देखिए, इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं। तो हम पहले कोष में कितने भर देते हैं, 2 भर देते हैं। यदि हम 8 में से 2 यहां भर देते हैं तो इसके पास शेष कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 6, जिन्हें हम किसमें भर देते हैं, हम भर देते हैं इसको दूसरे कोष में। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का क्रम है कि पहले कोष में 2 आएंगे और दूसरे में 6 आएंगे, हम इसे ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। तो इस तरह से हम जो है परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल से देखिए, जैसे कि फास्फोरस है जो कि 15 नंबर पे आता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें हो जाएगी 15। तो हम 15 को भरते हैं। तो देखिए, पहले कोष में 2 आते हैं, तो 15 में से हमने 2 यहां भर दिए, बाकी बचे 13। उसके बाद दूसरे कोष में 8 आते हैं, तो हमने 13 में से 8 यहां भर दिए, तो बाकी बच गए 5। तो तीसरे कोष में हम 5 भर देते हैं। तो ये जो क्रम है वह क्या कहलाएगा, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह हमें संयोजकता निकालने में सहायता करेगा। इससे पहले हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमें हाइड्रोजन का लिखना है, तो हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको क्या करना है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको पहले ही कोष में भर देना है। तो पहले कोष में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम
के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉनों को पहले ही कोष में भर देंगे। अगर इसके अतिरिक्त हम जो है अन्य तत्वों जैसे कि पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम आता है 19वें नंबर पर, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 19 होंगे। तो देखिए यदि इसके पास इलेक्ट्रॉन 19 हैं तो पहले कोष में 19 में से 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर दूसरे कोष में शेष रहे 17 में से 8 इसमें भर दिए जाएंगे। कुल जो है हमने 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, बाकी कितने बचे, 9। फिर तीसरे कोष में देखते हैं तो उसमें 8 भर दिए जाएंगे। अष्टक नियम यहीं तक ही लागू होता है, लेकिन हम 20 तक के तत्वों की संयोजकता निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगले कोष में जो शेष बचे इलेक्ट्रॉन है वह भर देंगे। अगले कोष में हम जितने भी शेष इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो भर देते हैं, लेकिन यह आप 20 तक के तत्वों के साथ ही कर सकते हैं। आज के तत्वों के लिए ये गलत साबित हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, चौथा कोष मानकर उसमें जो शेष इलेक्ट्रॉन 1 है उसको भर देते हैं। तो आपने कुछ तत्वों के जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम, तो वो आता है 13वें नंबर पर, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 13। अगर हम इसे भरते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले में 2, दूसरे में 8, 13 में से 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं तो तीसरे में कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें कुल 13 है तो 10 यहाँ और बाकी 3 यहाँ। तो ये जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इस तरह से हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा संयोजकता निकालना। तो उससे पहले जितना पढ़ाया है उसको एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा कि किसी परमाणु में 2 चीजें होती है, नाभिक और कोश। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर अधिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनों की चर्चा कर रहे हैं। तो कोशों में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निश्चित होती है, जिसे हम 2n² फॉर्मूले से निकालते हैं। लेकिन हम यहाँ पहले और दूसरे कोश की संख्याएं जो है उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम संयोजकता निकालना अष्टक नियम के अनुसार देख रहे हैं, जिस पर वो फॉर्मूला अच्छी तरह से लागू नहीं होता है। अष्टक नियम ही 10वीं क्लास में संयोजकता निकालने के लिए बढ़िया माना जाता है, और ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए आसान भी रहता है। इसके अतिरिक्त एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 11th में जो है सिखाया जाता है, तो वहां पर आप अगले तत्वों की संयोजकताएं जो है उनसे निकालना सीखेंगे। इसके बाद हमने बात की कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के ही बराबर होती है, साथ ही प्रोटॉनों की संख्या भी उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वे उसके परमाणु क्रमांक को व्यक्त करते हैं। फिर इसके बाद हमने 1 से लेकर 20 तक के तत्व जो है देखे हैं। तो यहां से हमने ये देखा कि परमाणु क्रमांक यदि हमें याद हो तो हम उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर सकते हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने व संयोजकता निकालने में सहायता करेंगे। तो इस तरह से जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। फिर हमने अष्टक नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जो है सीखा है, तो हमने कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए हैं। आगे हम बात करते हैं कि संयोजकता क्या होती है और उसे किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने थोड़ी देर पहले बात की कि अष्टक नियम जो है ये कहता है कि अगर किसी परमाणु को प्रकृति में रहना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जो है अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण करने पड़ेंगे, जो कि हमारा अष्टक नियम क्या है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में किसी परमाणु के पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये हमारा अष्टक नियम है। अब हम बात करते हैं किसकी, संयोजकता की। तो संयोजकता क्या होती है, सबसे पहले हम जो है इसकी परिभाषा देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो परिभाषा है वो अष्टक नियम के अनुसार है। किताबों में अलग अलग प्रकार से जो है परिभाषा दी जाती है, तो हम अष्टक नियम पढ़ रहे हैं तो अष्टक नियम के अनुसार ही हम परिभाषा याद करेंगे। तो देखिए, यदि आपसे अगर परिभाषा पूछी जाती है तो आप 7वें चैप्टर में आने वाली संयोजकता की परिभाषा को याद करेंगे, लेकिन अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप इस परिभाषा को भी याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे संयोजकता की परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है तो आप 7वें चैप्टर वाली ही परिभाषा लिखेंगे, उससे
अंक ज्यादा मिलने की संभावना है, क्योंकि यह परिभाषा सभी क्लासों के लिए लागू नहीं होगी। इस कारण से यह परिभाषा गलत हो सकती है या एग्जामिनर इसको गलत मान सकता है। वैसे यह परिभाषा अगर अष्टक नियम के अनुसार देखी जाए तो बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, किसी परमाणु द्वारा अपने बाह्यतम कोश में, किसी परमाणु द्वारा अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण करने के लिए, अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण करने के लिए त्यागे गए व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान रखिए केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। तो आप इस परिभाषा को देखिए एक बार और। किसी परमाणु द्वारा अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण करने के लिए त्यागे गए व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। तो इस परिभाषा को आप याद कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, किसी परमाणु द्वारा अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण करने के लिए त्यागे गए व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। तो हमने जो है ये संयोजकता की परिभाषा देख ली है। यदि आपको ये वीडियो ज्यादा तेज लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको परिभाषा जो है एक इमेज के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो आगे अब हम देखते हैं कि संयोजकता किस प्रकार से निकाली जाती है। उससे पहले आप एक छोटा सा नियम देखिए, जो कि एक साधारण सा नियम है जो हमें संयोजकता निकालने में सहायता करेगा। उसे मैं 4 का नियम कहता हूं। अगर किसी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, या हम जब संयोजकता निकालेंगे तो हम मानेंगे कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। यदि उसमें 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वह किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता अधिक रखेगा बजाय त्यागने की। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो उसके लिए हमें प्लस का चिन्ह लगाना है, और यदि वह ग्रहण करता है तो हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। यह जो चिन्ह है वे आवेश को प्रदर्शित करेंगे, ना कि संयोजकता को। संयोजकता तो केवल क्या होगी, त्यागे गए व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको एक बार फिर याद रखना है कि यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन अगर बाह्यतम कोश में आते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा और प्लस का आवेश आएगा। यदि वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, यदि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, ताकि उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, और हम उसके लिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए कुछ एग्जाम्पलों से समझने की कोशिश करते हैं इसको। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, यदि 4 ही आ जाए तो इस परिस्थिति में जो परमाणु है वह क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। उस स्थिति में हम 4 लिखेंगे और माइनस व प्लस दोनों ही लिख सकते हैं। वैसे इससे लिखने का विशेष कोई तात्पर्य नहीं होगा, क्योंकि इस परिस्थिति में वह आयनिक यौगिक नहीं बनाकर सहसंयोजक यौगिक बनाएगा। तो आप प्लस व माइनस दोनों लिख सकते हैं।
तो देखिए हम तत्वों की संयोजकता निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे लिथियम हमने एग्जांपल लिया, ये आता है तीसरे नंबर पर, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। हम पहले इसे जमाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को जमाते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो। तो देखिए पहले कोष में आप भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में जो शेष भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन उनको भर दीजिए। तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है गए हैं, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेष रह गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। इसके बाह्यतम कोष में जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हम इस दिशा में भरते हैं, जबकि हम बाह्यतम कोष देखते हैं तो इस दिशा से देखते हैं। तो इसका जो दूसरा कोष है वह क्या है, बाह्यतम कोष है। इसका जो दूसरा कोष है वह बाह्यतम कोष होगा, और जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यदि हम अष्टक नियम की बात करें तो अष्टक नियम के अनुसार यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। अब आप जो है 4 के नियम को याद कीजिए। 4 के नियम में हमने कहा था कि यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वह इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। तो यहाँ पर बाह्यतम कोष में अगर 4 से नीचे इलेक्ट्रॉन है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको परमाणु त्याग देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग दिया जाएगा तो यहाँ पर नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होगा, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कोष इसका समाप्त हो चुका होगा। क्योंकि हम कोष कहते किसे हैं, जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। यदि इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, हम कहें कि इलेक्ट्रॉन ही जब अन्य परमाणु तक जा चुका है तो उसका कोष भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये जो ट्रिक है या ये जो बात है ये आपके परमाणु की त्रिज्या को समझने में सहायता करेगी। तो आप ध्यान रखिए कि जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है या इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, बाह्यतम कोष के सभी इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाते हैं तो वह कोष नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अब परमाणु के पास 1 ही कोष शेष रह गया है। ये इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु के पास चला जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि लिथियम जो है उसकी कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, वह इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर लिख देंगे। और अभी हमने कहा था कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके ऊपर प्लस का चिन्ह लगाना है हमें, तो हम क्या कर देंगे, इस पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो है लिथियम की संयोजकता ज्ञात करेंगे कि लिथियम संयोजकता कितनी है, 1 है, और उस पर आवेश ये जो है इसकी संयोजकता है, और यह क्या है, इसका आवेश है। आप जो है कभी भी 1+ संयोजकता नहीं कहेंगे, इसकी संयोजकता केवल 1 है, प्लस तो इसके ऊपर आवेश है। यह आवेश यह प्रदर्शित करता है कि इसके पास जो प्लस आवेश आ रहा है, इसका तात्पर्य है कि जो प्लस है वो इसमें 1 अधिक है। तो आप इस पे ज्यादा गौर नहीं करते हुए अभी हम संयोजकता समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब तत्वों को जोड़ना सीखेंगे तो हम उसके बारे में एक बार और चर्चा करेंगे कि इस प्लस का क्या तात्पर्य है। फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि इसकी संयोजकता कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। इसी तरह से हम जो है एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक और एग्जाम्पल में हम जो है सल्फर की बात कर लेते हैं। तो सल्फर जो है हमारे 16 नंबर पे आता है, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 16 होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। बचे इसके पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि हम तीसरे कोष में भर देंगे। तो ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसका हो गया है। अब हम देखते हैं कि इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 4 के नियम पे पहुंचते हैं। तो 4 के नियम के अनुसार इसमें जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो 6 है वो 4 से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब आपको पता है कि ये क्या करना चाहता है, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 8 करना चाहता है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसी अन्य परमाणु से लेगा या ग्रहण करेगा। तो इस परिस्थिति में इसका जो नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये क्या हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करने से। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो है इसका नया विन्यास हो जाएगा। जब यह परमाणु या कोई भी जो परमाणु है इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या ग्रहण करता है तो उस परिस्थिति को हम आयन के नाम से जानते हैं। अर्थात
देखिए सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, और ग्रहण किए हैं इसलिए कौन सा चार्ज आएगा या आवेश आएगा, माइनस आवेश आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सल्फर की संयोजकता कितनी है, 2 है, और इस पर आवेश क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है परमाणु की संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए क्लोरीन का। तो क्लोरीन का यदि हम एग्जांपल देखें तो जो क्लोरीन है वो 17 नंबर पे आता है। तो 17वें नंबर के क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, 10 हो चुके हैं, टोटल 17 होंगे। तो बचे 7 जिनको हम अगले कोष में अर्थात तीसरे कोष में लिख देंगे। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कितने ग्रहण करेगा, 1 ग्रहण करेगा। तो नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर अंतिम कोष में 8 आ जाएगा। और हम अगर क्लोरीन की बात करें तो ये जो है इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जब कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण करने के लिए त्याग देता है या ग्रहण कर लेता है, तो देखिए इस परिस्थिति में हम इसे परमाणु नाम देते हैं। लेकिन अब यह क्लोरीन जो है अब वो परमाणु नहीं, अब यह आयन बन चुका है। क्या बन चुका है, ये आयन बन चुका है। जब कोई परमाणु अष्टक नियम के अनुसार अपना कोष पूर्ण कर चुका होता है तो उस अवस्था को हम आयन कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये इसका आयन है, ये परमाणु है, और ये इसका आयन है। अगर आपसे पूछा जाए कि आयनिक अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो यह आयनिक अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जबकि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, वो ये होगा। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में हम बात करते हैं किसकी, सोडियम की। तो सोडियम में देखिए ये 11 नंबर पे आता है। तो इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, जिसको हम पहले, दूसरे और तीसरे कोष में जमाएंगे। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और अंतिम कोष में शेष रहा 1 इलेक्ट्रॉन जमा देंगे। तो इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। 4 के नियम के अनुसार यह 4 से कम है, इस वजह से यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। और आयनिक अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। अगर हम संयोजकता की बात करें तो हम इसको इस तरह से संयोजकता लिख देंगे। और इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इस कारण से ये क्या हो जाएगा, प्लस का जो है आवेश इस पर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 20 तक के तत्व ट्रिक से याद कर लिए हैं, और साथ ही हमने उनकी संयोजकता निकालना भी सीख ली है। अगली वीडियो में भी हम कुछ तत्वों की संयोजकता और निकालेंगे। और अब हम इन संयोजकता निकाले गए तत्वों या आयनों की सहायता से यौगिक बनाना सीखेंगे, और यौगिकों के बाद हम समीकरण बनाना सीखेंगे। तो अगली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अगली वीडियो आप ध्यान से समझते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं तो वह आपकी जिंदगी में और 10वीं में बहुत ज्यादा काम में आएगी। तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। उसके बाद हम जो छठा चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे ये भी छठे चैप्टर का ही पार्ट है, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभिक्रियाओं के प्रकारों से पूछे जाते हैं। तो ये जो समीकरण हमने बनाने सीखेंगे, उन्हें हम अभिक्रियाओं के उदाहरणों के रूप में प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से जो है आप अभिक्रियाओं को बनाना और अभिक्रिया के लिए समीकरण बनाना भी सीख लेंगे, और उन्हें हम जो है चैप्टर के उदाहरणों के रूप में प्रयोग करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और जो 10वीं के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप इसे शेयर कीजिए ताकि वे भी इस वीडियो को देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसी के साथ ही आपको बेल आइकन भी दबाना है और उस पर ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके।